गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इसे हम कंपोजिट फंक्शंस भी कहते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, कंपोजिट फंक्शंस क्या होती हैं पहले तो ये समझना। डायग्रामेटिकली वो ही कहता है कि मान लो आपके पास एक सेट है ए, एक सेट है बी और एक सेट है यहां पर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने ये कहा एक फंक्शन है एफ नाम का जो कि ए का बी के साथ मैपिंग करवा रहा है, एक फंक्शन है जी नाम का जो बी का सी के साथ मैपिंग करवा रहा है। तो मुझे डायरेक्टली कहने का मतलब, मान लो कोई भी एक एलिमेंट है यहाँ पे, एक एलिमेंट है y यहाँ पर, एक एलिमेंट है z यहाँ पे। अगर मैं x की मैपिंग करवाता हूँ y के साथ, y की करवाता हूँ z के साथ और डायरेक्टली करवा देता हूँ x की z के साथ, कहने का मतलब x का मैपिंग y के साथ, y का z के साथ, तो मेरे को एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है x और z के बीच में। ठीक है, तो जैसे कि इसको कहते हैं कंपोजिशन। मैंने कहा GOF, रिप्रेजेंट इसको इस तरह से किया जाता है GOF के थ्रू। यहां पे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है? y आ रही है। यहां पर इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन के अकॉर्डिंग g ऑफ y की वैल्यू क्या आ रही है? z आ रही है। यही होता है ना हमारे पास। तो इसको कहते हैं GOF, यानी कि हम रिवर्स लेके चलते हैं हमेशा। GOF क्यों लेके चलते हैं रिवर्स? क्योंकि हमारा इनर ब्रैकेट सॉल्व होता है पहले। जैसे कि इसको मैं ये लिख सकता हूं g ऑफ f ऑफ x, GOF कहो, ठीक है, तो हमारे पास ये होता है। अब आपको पता है f ऑफ x, क्योंकि आप यहां से तो जाओगे ना, पहले मेरी डायरेक्शन इधर से शुरू हो रही है, तो इसलिए मेरे को पहले f ऑफ x लिखना पड़ा। क्लियर? यहां पे f ऑफ x की वैल्यू क्या थी? y आ रहा था सर। फिर g ऑफ y की वैल्यू क्या आ गई थी? z आ गई थी। अब ये देखो, आपने स्टार्टिंग कहां से किया था? स्टार्टिंग किया था x से। आ कहां गया रिलेशन? z के पास। x से स्टार्ट करके डायरेक्टली z पर आ गया रिलेशन, तो इसी को हम क्या कहते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। बस यहां पे ध्यान रखने वाली बात ये है, मेरे पास GOF ऑफ x या GOF तभी एग्जिस्ट करेगा कब? जब G जो है वो y का सबसेट होगा या फिर B वाले उसका कंप्लीट का सबसेट होगा, यानी कि G शुड बी इन द रेंज। अगर वो रेंज में नहीं होगा तो आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब वो यहीं पर ही नहीं होगा तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा ना। अगर मान लो मैंने यहां पर कह दिया कि यहाँ पे वैल्यू ही कोई, मान लो मेरे पास W आ जाती, लेकिन W तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो वो आगे कैसे मैप करवाता? क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फिर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी तो ये कहती है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि GOF हमारा FOG के इक्वल होगा, ये नहीं कह सकते। नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, फिर अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, वो कहता है कि मान लो एक फंक्शन है f जिसकी मैपिंग है a से b, एक फंक्शन है g जिसकी मैपिंग है b to c, और एक फंक्शन है आपके पास h जिसकी मैपिंग है c to b। इस तरह से, यानी कि तीन फंक्शन है मेरे पास।
तो कहने का मतलब या तो मैं इसको ये लिखूं एच ऑफ जी ऑफ एफ, कहने का मतलब ब्रैकेट पहले लगा दिया, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं एच ऑफ जी ऑफ एफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला? मान लो मैं इसको सॉल्व करता हूं पहले, x एफ ऑफ एक्स मतलब यहां से, कहने का मतलब ये आपके पास सेट A था, ये B था, ये C था और ये मेरे पास D था। मैंने क्या कहा, f ऑफ x को सॉल्व करते हो तो y रिजल्ट आ गया, g ऑफ y को सॉल्व करते हो तो मान लो z रिजल्ट आ गया, और फिर g ऑफ z को सॉल्व करते हो तो मान लो w रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो f ऑफ x को सॉल्व करके आपके पास क्या आ गया, y आ गया। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, h ऑफ g का h ऑफ g ऑफ y, क्योंकि हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। अब g ऑफ y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, z आ गई। g ऑफ y की वैल्यू, आप यहाँ पे फंक्शन h आएगा ना, g ऑफ y की वैल्यू z आ गई, h ऑफ z की वैल्यू क्या आ गई थी स्टूडेंट्स, w। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं उसको सोल्व करता हूं, h ऑफ तो बाद में, तो यहां पर क्या है सबसे पहले g ऑफ f ऑफ x, अगर मैं यहाँ पे x के लिए कंपेयर करता हूं सबसे पहले, तो f ऑफ x की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे y आएगी मेरे पास, सिर्फ ब्रैकेट्स का ही खेल है। ठीक है, g ऑफ y आपको पता है दोबारा से z आ जाएगा, और फिर h ऑफ z मेरे पास दोबारा से w आ जाएगा, तो इक्वल हो गए। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? फिर हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख ली। अब नेक्स्ट कहता है, ये पूरा थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है आपके पास, जो नेक्स्ट थ्योरम कहता है आपके पास वो ये कहता है स्टूडेंट्स, मान लो फंक्शन f a से b, एक फंक्शन है g विच इज फ्रॉम b टू c, कहता है अगर f और g दोनों के दोनों, if f एंड g बोथ आर 1 1, दोनों के दोनों क्या है 1 1 है, तो ये भी पक्का है कि जो इनका कंपोजिशन यानी कि g ऑफ f इज आल्सो 1 1, कि वो भी क्या होगा आपके पास 1 1 होगा। चलिए देखते हैं। अब मेरी बात को सुनना, आपको पता है मैंने ये मान लिया 1 1 को प्रूव करने के लिए x1 और x2 बिलोंग्स टू g ऑफ f, आपको पता है 1 1 प्रूव करने के लिए हम यही करते थे, तो g ऑफ f इंटू x1, g ऑफ f, क्योंकि आपको पता है 1 1 की कंडीशन यही होती है हमारे पास लेके चलने के लिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, g ऑफ f ऑफ x1, यहां पर क्या लिख सकता हूं, g ऑफ f ऑफ x2। आपको पता है पहले मैं बाहर से देखता हूं, तो g क्या था दोनों के दोनों, जो g था वो 1 1 था, यानी कि 1 to 1 मैप हो रही है, बिकॉज g इज 1 1। जब भी 1 1 मैप होता है तो इसका मतलब वो सेम ही रहने वाला है, तो ये वाला g और ये वाला g आपके पास क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, फिर क्या रह गया, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। आपको पता है f इज ऑल्सो 1 1 दे रखा था, तो ये f और f भी क्या हो जाएगा, रिमूव, तो क्या रह गया x1 मेरा x2 के इक्वल। क्यों हुआ, क्योंकि आपको ये पता है जब दो फंक्शन ये कंप्लीट, इस पूरे को एक एलिमेंट मानो, इस पूरे को एक एलिमेंट मानो, g अगर आपके पास कंडीशन थी कि कोई भी फंक्शन मेरे पास अगर 1 1 है तो उसके एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, तो ये एलिमेंट्स इक्वल हो गई। फिर यहाँ पे दोबारा से वही फंक्शन वाला रूल लगाया, इस तरह से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, x1 x2 के इक्वल, तो हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया कि g ऑफ f इज आल्सो 1 1। क्लियर स्टूडेंट्स?
अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको या नेक्स्ट थ्योरम ये कहती है, मान लो एक फंक्शन है f a टू b, एक फंक्शन है g विच इज फ्रॉम b टू c, f and g both are on to function, दोनों के दोनों क्या है, ऑन टू दे रखा है। तो आपको ये भी प्रूव करना है, और होगा भी ये कि g ऑफ f इज ऑल्सो ऑन टू, ये थ्योरम है आपके पास, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब मान लो मैं ये लेके चलता हूं स्टूडेंट्स, लेट z बिलोंग्स टू c, यानी कि z एक एलिमेंट है जो मेरे पास c वाले सेट से बिलोंग करता है। मैंने ये कहा जो y है मेरे पास वो बिलोंग करता है b सेट से, और x है मेरे पास वो बिलोंग करता है a सेट से। ये मैंने लेट कर दिया, आपको पता है एलिमेंट्स तो मैं लेट कर ही सकता हूं, ठीक है। अब एक चीज देखने वाली बात है कि मेरे पास f और g दोनों के दोनों ऑन टू हैं। कहने का मतलब ये सेट a था, ये सेट b था, और ये सेट c था। यहाँ x लाई करता है, यहाँ y लेट करता है, और यहाँ z लेट करता है। ये f ऑफ x और ये मेरे पास g ऑफ y। तो मुझे एक चीज पता है, अगर मेरे पास g फंक्शन वन ऑन टू है, बिकॉज g फंक्शन इज ऑन टू, अगर वो ऑन टू है तो इसका मतलब उस जो z वाले के एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो c वाले के एलिमेंट्स हैं, उन सब की एक प्री, यानी कि y की भी इमेज जरूर होगी f ऑफ x के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे g ऑफ f लेके चलता तो इसको क्या लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x। अब एक बात बताओ, f ऑफ x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, y, और g ऑफ y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स यहाँ पे, z। तो एक चीज देखो, x से लेके चला था z पर पहुंच गया, तो मैपिंग तो बन रही है, वो सारे के सारे एक के साथ एक प्री इमेज थी क्योंकि ऑन टू था। यानी कि कहने का मतलब इसकी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो प्री इमेज जरूर होगी। अगर प्री इमेज ना होती तो ये लेके चलने पर वो ना आता। यही तो फंक्शन का डेफिनेशन है कि एक को लेके चलूं दूसरा आ जाए तो इसका मतलब वो प्री इमेज है। तो यानी कि यहां पर भी प्री इमेज है मेरे पास। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, फिर आगे वो ये कहता है स्टूडेंट, अगर f and g both functions are one and onto, तो हम ये कह सकते हैं जो इनका कंपोजिशन यानी कि g of f है is also one and onto। बस एक चीज याद रखना, फंक्शंस में हम रिवर्स लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? ये अच्छे से क्लियर है? अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वो कहता है, मान लो एक f फंक्शन है a से b पे जाता है, g फंक्शन है मेरे पास जो कि b टू a जा रहा है, यानी कि उसका उल्टा हो गया। अगर ये कंडीशन इस तरह की गिवन हो, ये थ्योरम की तरह यानी कि रूल की तरह आपको बात समझना है खाली। फिर वो ये कहता है सच दैट g ऑफ f is equals to I of a, g of f is equals to I of a। यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि वापसी वो a ही आ जाएगा जब आप g of f निकालेंगे तो, ठीक है। तो इसका मतलब देन g of f निकालेंगे तो आपके पास दोबारा से a ही आ जाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब यहाँ पर ये होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जब वो हो जाता है
ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स?